टैरिफ, ट्रेड वॉर और रेसिप्रोकल टैरिफ, ये सारे टर्म्स हम फ्रिक्वेंटली सुन रहे हैं। और आज के टाइम पर ना बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाती जा रही हैं, जो कि दुनिया भर में चल रहे ट्रेड वॉर की एक बड़ी ट्रेंड को दिखाता है। और रिसेंटली अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर लगभग 50% टैरिफ इम्पोज किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टैरिफ्स, उनके टाइप्स और स्पेशली समझेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ और ट्रेड वॉर को। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी शेप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैरिफ को समझने से पहले ना दो बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो, इंपोर्ट का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीद कर अपने देश में लेकर आती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत अमेरिका से मशीन्स खरीद कर अपने देश में लाता है तो वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है। वहीं एक्सपोर्ट इसका उल्टा होता है, जब हम अपने देश के प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री को बेचते हैं। जैसे कि अगर भारत अपनी सर्विसेज या टेक्सटाइल्स अमेरिका को बेचता है तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझ आ गया, तो अब हम टैरिफ को समझते हैं। देखो, टैरिफ ये एक टाइप का इंपोर्ट ड्यूटी होती है। तो एक ऐसा टैक्स है जो एक कंट्री दूसरे देश के आने वाले इंपोर्टेड गुड्स पर लगाती है। ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है बेसिकली अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। इसको ना चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अमेरिका ने इंडियन टेक्सटाइल्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ठीक है। तो अगर एक शर्ट इंडिया में $10 की है और अमेरिका उस शर्ट को इंपोर्ट करता है भारत से, तो उस शर्ट का प्राइस अमेरिका के मार्केट में $15 हो जाएगा। ठीक है। $10 तो ओरिजिनल प्राइस है, प्लस 50% जो टैरिफ लगा है, तो $10 का 50% हो जाएगा हमारा $5। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी $15 अमेरिका के मार्केट में। ठीक है। तो इससे जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं उनको इंडियन प्रोडक्ट्स महंगा लगेगा और वो अपने देश के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर इंडिया अपने स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है और चाइना से बहुत सस्ता स्टील इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया चाइना के स्टील पर हाई टैरिफ लगा देगा। इससे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेड स्टील महंगा हो जाएगा और लोग ज़्यादातर इंडियन स्टील खरीदेंगे। ठीक है। तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बची रहेगी। इज दिस क्लियर नाउ? तो अगर इसको सिंपल शब्दों में देखें तो टैरिफ एक बैरियर है जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को महंगा बनाता है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से बचाया जा सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट को इनकम भी मिले। अब जो सेकंड टर्म है ना कि ये टैरिफ गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। देखो, इसको ऐसे समझते हैं, जो हर एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो सीधे गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर 20% टैरिफ लगाता है। ठीक है। तो अगर एक आईफोन की जो रियल कॉस्ट है वो $1000 है, तो इंडिया में उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो $1200 हो जाएगी। $1000 तो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, प्लस $200 टैरिफ लग जाएगा 20% के हिसाब से। ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा $200 है ना, ये गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर अमेरिका ने फॉरेन वाइन्स इंपोर्ट पर 30% टैरिफ लगाया है और फ्रांस से $100 की वाइन इंपोर्ट होती है, तो अमेरिका में उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? $130 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा $30 है वो यूएस गवर्नमेंट की इनकम बन जाता है। इज इज क्लियर नाउ? तो टैरिफ सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने का टूल ही नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स भी है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अब ना मेनली टैरिफ को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक करते हैं हम कलेक्शंस के बेसिस पर, हाउ टैरिफ इज चार्ज्ड, और दूसरा है पर्पस के बेसिस पर कि हम टैरिफ इम्पोज करते क्यों हैं। ठीक है। तो जो मेन टाइप के टैरिफ्स होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है एड वलोरम, स्पेसिफिक टैरिफ एंड कंपाउंड टैरिफ। इज दिस क्लियर? तो एड वलोरम ना इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से लगता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लग्जरी कार की वैल्यू 10 lakhs है और उस पर 20% एड वलोरम टैरिफ लगता है। ठीक है। तो उस पर 2 lakhs ड्यूटी लगेगी, क्योंकि 10 lakhs का 20% 2 lakhs होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो टैक्स है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट की कीमत पर डिपेंड करता है।
चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 5000 है, ठीक है, और उस पर टैरिफ रेट ऑलरेडी 20% है, तो उस पर जो ड्यूटी लगेगी वो 1000 लगेगी। 5000 का 20% कितना होता है? 1000 होता है, ठीक है। तो या एड वलोरम में ना प्रोडक्ट की जो कीमत है उसके बेसिस पर ड्यूटी चेंज होती जाती है। एक स्पेसिफिक परसेंट फिक्स्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20% एड वलोरम टैरिफ है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की जो कीमत है जो भी होगी उसका 20% वहाँ पर ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो एड वलोरम में हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। फिर दूसरा है स्पेसिफिक टैरिफ। देखो स्पेसिफिक टैरिफ ना एक ऐसा इंपोर्ट ड्यूटी है जो पर यूनिट की क्वांटिटी जैसे कि केजी, लीटर, पीसेस, मीटर्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट के रूप में लगता है, चाहे इंपोर्टेड प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कुछ भी हो, ठीक है। अब ये जो ड्यूटी है ना ये प्रोडक्ट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ उसकी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल 1 kg, 2 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है। और इसका यूज ना उन गुड्स पर होता है जहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस बार बार फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि वीट, क्रूड ऑयल, टोबैको, ताकि गवर्नमेंट को एक स्टेबल रेवेन्यू मिले, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वीट इंपोर्ट पर 100 रुपी पर केजी स्पेसिफिक टैरिफ लगेगा, ठीक है, तो अगर 1 kg वीट का प्राइस 20 रुपीज़ है तो उस पर ड्यूटी 100 रुपीज़ पर केजी लगेगी। और अगर 1 kg वीट का प्राइस 200 है तो भी उस पर ड्यूटी 100 रुपी पर केजी ही होगी। अब बात समझ आ गई कि यहाँ पर एक पर यूनिट के हिसाब से एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि पर केजी इतना अमाउंट लगेगा। अब जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कुछ भी हो, 20 हो, 200 हो, 1000 हो, उस पर आपको 100 स्पेसिफिक टैरिफ देना ही देना पड़ेगा पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। फिर थर्ड है कंपाउंड टैरिफ। देखो कंपाउंड टैरिफ ना एड वलोरम और स्पेसिफिक टैरिफ का मिक्स्ड होता है। बेसिकली फिक्स ड्यूटी प्लस परसेंटेज ऑफ वैल्यू। चलो उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो इंपोर्टेड चीज पर टैरिफ है 50 रुपी पर केजी प्लस 10% ऑफ वैल्यू। समझ आ गया? यहाँ पर 10% एड वलोरम है और 50 रुपी पर केजी हमारा स्पेसिफिक टैरिफ है, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा कंपाउंड टैरिफ होता है। तो अगर 1 kg चीज़ की कीमत 500 है, ठीक है, तो फिक्स ड्यूटी ऑलरेडी हमारी कितनी है? 50 पर केजी है प्लस 10% ऑफ वैल्यू। 500 का 10% कितना आएगा? 50 रुपीज़ आएगा। तो जो हमारी टोटल ड्यूटी लगेगी उस पर लगेगी 100 रुपी पर केजी। तो ये होता है हमारा कंपाउंड टैरिफ। समझ आ गया इतना? चलो अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ की। देखो प्रोटेक्टिव टैरिफ का मेन एम होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना फॉरेन कंपटीशन से। जब बाहर से आने वाला प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता है तो लोकल कंपनीज मार्केट में टिक नहीं पाती हैं। इसीलिए सरकार टैरिफ लगाती है ताकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएं और ज़्यादातर लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज चाइना का स्टील 25,000 पर टन है और इंडियन स्टील 30,000 पर टन। अगर इंडिया चाइना पर 10,000 पर टन टैरिफ लगा दे तो चाइनीज स्टील 35,000 पर टन हो जाएगा। अब इससे जो इंडियन स्टील है वो 30,000 पर टन लोग प्रेफर करेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से बची रहेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? उसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू टैरिफ। देखो इसका मेन पर्पस ना गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना होता है, ना कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। जनरली ये लगता है जब कोई प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो और उसकी इंपोर्ट को रोकना ज़रूरी ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया लग्जरी कार्स इंपोर्ट पर 100% ड्यूटी लगाता है, ठीक है, तो एक BMW कार अगर 50 लाख की है तो 50 लाख एक्स्ट्रा ड्यूटी देना पड़ेगा। इससे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, चाहे उस कार से इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को डायरेक्ट थ्रेट हो या फिर ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ की, ठीक है। तो डंपिंग का मतलब होता है ना जब कोई कंट्री अपना प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस से कम दाम पर बेचती है दूसरे देश में ताकि वो उस कंट्री का मार्केट कैप्चर कर ले और लोकल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इससे बचने के लिए जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। सपोज एक कंट्री शुगर
5 रुपीज़ पर केजी में बनाता है, लेकिन इंडिया में एक्सपोर्ट करता है सिर्फ 15 रुपी पर केजी पर, ठीक है। तो जो इससे इंडियन शुगर मिल्स हैं वो बंद हो सकती हैं। इसीलिए इंडिया 10 रुपी पर केजी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है ताकि इंपोर्टेड शुगर 25 रुपी पर केजी से सस्ती ना पड़े। इज दिस क्लियर नाउ? फिर हम बात करते हैं काउंटर विलिंग ड्यूटी की। देखो, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे देती है, जैसे कि उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए पैसा दे दिया, तो उनका प्रोडक्ट आर्टिफिशियली सस्ता हो जाता है। तो जो इम्पोर्टिंग कंट्री है ना, उस अनफेयर एडवांटेज को बचाने के लिए सीवीडी लगाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूएस अपने फार्मर्स को हैवी सब्सिडी देता है, जिससे उनका जो वीट है वो 18 रुपी पर केजी इंडिया में आ जाता है, जबकि इंडियन फार्मर्स का वीट 25 रुपी पर केजी है, ठीक है। तो इंडिया सीवीडी लगाता है, मान लो 7 रुपी पर केजी, तो अब यूएस वीट 25 रुपी पर केजी ही पड़ेगा और इंडियन फार्मर्स के साथ फेयर कंपटीशन होगा। क्लियर? अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ की, ठीक है। तो इसमें ना जब दो या ज़्यादा कंट्रीज अपना ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर कम या फिर ज़ीरो टैरिफ लगाते हैं, तो उसे हम प्रेफरेंशियल टैरिफ कहते हैं। तो इसका जो मकसद होता है ना, वो है फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ ट्रेड प्रमोट करना। जैसे कि जो आसियान कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर इंडिया और श्रीलंका एक डील करते हैं कि टी पर कम टैरिफ होगा, तो दोनों के बीच टी ट्रेड इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर है कोटा टैरिफ। देखो, इसमें ना एक प्रोडक्ट पर दो अलग अलग टैरिफ रेट्स होते हैं बेस्ड ऑन इम्पोर्ट्स लिमिट, बेसिकली कोटा। अगर इम्पोर्ट कोटा के अंदर है तो जो टैरिफ होगा वो लो होगा, लेकिन अगर जो इम्पोर्ट है वो एक कोटा से बाहर है तो हाई टैरिफ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया डिसाइड करता है कि 1 लाख टन शुगर इम्पोर्ट पर सिर्फ 10% ड्यूटी लगेगी, ठीक है, लेकिन अगर 1 लाख टन से ज़्यादा शुगर इम्पोर्ट होती है तो उस पर 40% ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरामीटर सेट हो जाता है कि अगर इतना और या फिर इससे कम इंपोर्ट हो रहा है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट लगेगा, लेकिन अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाती है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो टैरिफ है उसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ। देखो, रेसिप्रोकल टैरिफ ना एक ऐसा ट्रेड पॉलिसी है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के गुड्स पर उतना ही टैरिफ लगाती है जितना वो कंट्री उसके गुड्स पर लगाती है। अगर इसको सिंपल शब्दों में देखें तो इक्वल ट्रीटमेंट। अगर कंट्री ए कंट्री बी के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाती है तो कंट्री बी भी वैसे ही टैक्स कंट्री ए के प्रोडक्ट्स पर लगाएगी, ठीक है। मान लो इंडिया ने यूएस कार्स पर 40% ड्यूटी लगा दी, तो इसके जवाब में यूएस ने भी इंडियन कार्स पर 40% ड्यूटी लगा दी। आई होप आपको टैरिफ और इसके टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलो, तो अब हम समझेंगे ट्रेड वॉर को, ठीक है। तो ट्रेड वॉर क्या होता है ना, कि जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज एक दूसरे के इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ लगाना शुरू कर देती हैं ताकि अपना ट्रेड बैलेंस सुधारे और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करे, उसे हम ट्रेड वॉर कहते हैं। देखो, ये स्टार्ट होता है एक कंट्री जब टैरिफ लगाती है, फिर उसके रिएक्शन में दूसरी कंट्री भी टैरिफ लगाती है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है जिसमें दोनों तरफ से ट्रेड सफ़र करता है। अब जब ना एक ट्रेड वॉर एक कंट्री से दूसरे तक स्प्रेड हो जाता है और बाकी कंट्रीज भी उसमें खिंच जाती हैं, तो इससे ना एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। देखो, जैसे अगर यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो चाइना रिटेलिएट करेगा, फिर यूरोप, कनाडा, इंडिया जैसी कंट्रीज इनडायरेक्टली इफेक्ट होती हैं ग्लोबल सप्लाई चेन के थ्रू, ठीक है। तो मतलब एक गिरती हुई डोमिनो की तरह एक डिसीजन पूरी दुनिया को अफेक्ट कर देता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो ना, 2018 में जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने चाइना के खिलाफ हाई टैरिफ लगाया, और उनका रीज़न ये था कि यूएस का ह्यूज ट्रेड डिफिसिट विद चाइना, अमेरिका ज़्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है। अब एक्यूजेशन ये था कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थेफ्ट, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सब्सिडीज देना अपनी इंडस्ट्रीज को। तो अमेरिका ने लगभग $360 बिलियन वर्थ चाइनीज गुड्स पर 25% तक टैरिफ लगा दिया, और जो टारगेटेड प्रोडक्ट्स थे वो थे स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल्स एट्सेट्रा।
अब इस पर चाइना का रिएक्शन ये आया कि चाइना ने इस पर तुरंत रिटेलिएट किया। उसने लगभग $110 बिलियन वर्ड्स यूएस गुड्स जैसे कि सोयाबीन, कार्स, केमिकल्स, इन सब पर टैरिफ लगा दिया। अब इसमें पर्टिकुलरली अमेरिकन फार्मर्स हिट हुए क्योंकि चाइना उनका मेजर बायर था। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ गए, दोनों देशों के फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी गिरावट आ गई। तो जब इम्पैक्ट दो कंट्रीज के बियॉन्ड लगभग बहुत सारी कंट्रीज पर चला जाता है तो यहीं से हमारा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होना शुरू होता है। ठीक है, अब ना एक बार रेसिप्रोकल टैरिफ और ट्रेड वॉर की ना एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। देखो 19 सेंचुरी में ना बहुत सारी कंट्रीज अपने इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हाई इंपोर्ट ड्यूटीज बेसिकली टैरिफ लगाते थे। अगर एक कंट्री टैरिफ लगाता तो दूसरा भी सेम करता, तो ये ना एक टेट फॉर टैट पॉलिसी बन गई। उसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर 1929-30 के बाद जब पूरे वर्ल्ड का ट्रेड गिर गया और इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, तो यूएस कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी कि अगर कोई कंट्री अपने टैरिफ कम करे तो अमेरिका भी अपने टैरिफ्स कम करेगा। अब इसका गोल ये था कि ट्रेड को रिवाइव करना, ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करना। इससे पहले टैरिफ डिसीजंस सिर्फ कांग्रेस लेती थी। देखो कांग्रेस ना, आप ये समझो कि भारत में जो पार्लियामेंट होती है अमेरिका में उसी को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो अब जो कांग्रेस डिसीजंस लेती थी वो काफ़ी स्लो और पॉलिटिकल था। फिर 1934 में रेसिप्रोकल टैरिफ एक्ट 1934 आया, जिस एक्ट ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी कि वो किसी भी कंट्री का टैरिफ कम कर सकते हैं। तो इस एक्ट ने ट्रेड को फ्लेक्सिबल और फास्ट बनाया। तो ये एक्ट ना एक मेजर शिफ्ट था प्रोटेक्शनिज्म से ओपन ट्रेड की तरफ, और इसी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का भी बेस बनाया। अब इस एक्ट की वजह से ट्रेड लिबरलाइजेशन आगे बढ़ा और ये ग्राउंड वर्क बना इंटरनेशनल कोऑपरेशंस के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा 1947 में GATT एग्जिस्टेंस में आता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये 1947 में साइन हुआ जेनेवा में, लेकिन ये फोर्स में आता है 1948 में। ठीक है, 23 कंट्रीज ने मिलकर इसको साइन किया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ट्रेड बैरियर्स जैसे कि टैरिफ, कोटाज, इन सबको कम करना और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। फिर 1930s जैसे जो ग्रेट डिप्रेशन टाइप इकोनॉमिक क्राइसिस को भी अवॉइड करना। लेकिन जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है ना, ये एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था क्योंकि उस वक्त ना आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बन पाई थी। लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था। ठीक है, इसमें टोटल 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुए थे 1947 से 1994 तक। जो सबसे इम्पोर्टेंट नेगोशिएशन था वो था उरुग्वे राउंड 1986 से 94 तक, और ये लास्ट राउंड था। इसके बाद से ही हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट में आता है 95 में। तो देखो बात ये थी ना कि 1944-45 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंट्रीज ये चाहते थे कि एक बड़ी ग्लोबल बॉडी बनाई जाए जिसका नाम होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईटीओ। अब इसका काम ये होता है कि वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करना, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना। लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया था। ठीक है, तो इसीलिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट लाया गया, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, फिर उसके बाद एक और अटेम्प्ट दिया गया 1948 में, हवाना चार्टर आया और ये लाया गया था आईटीओ के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यूएस कांग्रेस ने इसको रेटिफाई करने से मना कर दिया और बिना अमेरिका के आईटीओ फेल हो गया। ठीक है, तो फिर हमारा जो GATT है वही एग्जिस्टेंस में आगे रहा। तो GATT का जो मेन मकसद था सिर्फ टैरिफ और ट्रेड रूल्स को टेम्परली मैनेज करना था, तब तक जब तक आईटीओ आता। लेकिन चूंकि आईटीओ कभी बना ही नहीं, तो GATT ही चलती रही लगभग 50 सालों तक। ठीक है, अब जो GATT का जो लास्ट राउंड था, उरुग्वे राउंड, उसके बाद फिर 1995 में हमारे पास फाइनली एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, तो इसने GATT को रिप्लेस किया, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ एक नया नाम नहीं था, इसके पावर्स और स्कोप GATT से काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और आज की डेट में इसमें टोटल 164 कंट्रीज़ हैं। ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड ट्रेड कवर करता है। ठीक है, और याद रखना इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है,
अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम देखें ना, तो पहला है कि ट्रेड बैरियर्स कम करना, इसलिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज इन सबको रिड्यूस करना, फ्री और फेयर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, और मेंबर्स के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ट्रेड कैपेसिटी इंप्रूव करना, एक ट्रांसपेरेंट, प्रिडिक्टेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करना। तो जैसे हमको पता है कि जो GATT है वो एक टेम्परेरी ट्रेड अरेंजमेंट था। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला रियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रेड बना था, और ये परमानेंट रूल बेस्ड सिस्टम है जिसका अपना सेक्रेटरीट और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, ठीक है। तो लेकिन इसका एक इशू ये है कि जो डिसीजंस है वो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग नहीं होते हैं, सभी मेंबर्स का कंसेशंस चाहिए होता है, और इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्लो और इनफेक्टिव भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये टैरिफ और ट्रेड पॉलिसीज है ना, ये हमेशा सिर्फ पैसा या रेवेन्यू कलेक्ट करने का टूल नहीं रहे हैं। 19th और 20th सेंचुरी में टैरिफ एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन गया था। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यूएस और यूरोप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ने कॉलोनियल पावर्स को अपने कॉलोनीज के साथ ट्रेड कंट्रोल करने में काफ़ी मदद की थी। वहीं GATT और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि कंट्रीज समझ गई थी कि अनकंट्रोल्ड टैरिफ सिर्फ ग्लोबल टेंशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज के टाइम में भी टैरिफ और ट्रेड वॉर ग्लोबल अलायंसेस और राइवलरीज को डिसाइड कर रहे हैं। यूएस वर्सेस चाइना, अमेरिका ने चाइनीज इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ लगाकर एक क्लियर सिग्नल दिया कि ये सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, और चाइना के राइज को इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों फ्रंट्स पे चैलेंज करना अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है। अब अगर इसमें हम इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया एक ट्रिकी सिचुएशन में है। वन हैंड यूएस के साथ ट्रेड और टेक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, ऑन दी अदर रशिया के साथ ऑयल एंड डिफेंस और चाइना के थ्रू एशिया पैसिफिक डायनामिक्स इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। अब अगर हम ये रिसेंटली जो एससीओ समिट है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको देखें तो एससीओ समिट एक क्लियर प्रूफ है कि ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स इंटरकनेक्टेड है। इंडिया ने एससीओ प्लेटफॉर्म्स यूज करके रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने टाइज स्ट्रेंथन किए हैं, जबकि वेस्ट स्पेशली यूएस चाहता है कि इंडिया उनके कैंप में स्ट्रांगली खड़ा हो। तो टैरिफ और ट्रेड पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट भी है, ठीक है। और इसी समिट में ना एक टर्म बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ना कोर प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब कि इंडिया किसी एक ब्लॉक यूएस या फिर चाइना रशिया के प्रेशर में आकर अपनी पॉलिसीज डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। और टैरिफ्स और ट्रेड डील्स भी इसी लेंस से देखे जाते हैं। इंडिया चाहता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन ले, चाहे वो रशियन ऑयल इंपोर्ट हो, यूएस के साथ टेक डील हो, या फिर एससीओ के अंदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो आज टैरिफ और ट्रेड सिर्फ इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये अलाइंसेस, राइवलरीज और पावर बैलेंस को रीडिफाइन भी कर रहे हैं, ठीक है। और आज के टाइम पर तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इंडिया की बैलेंसिंग एक्ट्स और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक नया मैप बना रहे हैं। I hope everything is clear, but if you still have any doubt, you can always connect me with on Telegram or Instagram. And if you found this lecture helpful, please don't forget to like, share, and drop a comment.